आप मेरी बात सुनिए सर। और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में पिछले सिर्फ एक हफ्ते में सर, इंटेलिजेंस एजेंसी पर थोड़ी सी देर में आएंगे। अभी जितने लोगों को चिन्हित किया गया है पूरे देश में, कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। यहाँ हम सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स में आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में करीब करीब 130 ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक चिन्हित किया गया है। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, यहाँ करीब 118 ऐसे लोग हैं। महाराष्ट्र में भी 50 से 55 ऐसे लोग हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहां करीब करीब 90 लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और महाराष्ट्र में 55 ऐसे लोगों की पहचान की गई है। तेलंगाना में 52 ऐसे लोग हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है जयशंकर जी, और क्योंकि इसको सुरक्षा के नजर से देखा जा रहा है, महाराष्ट्र के अगर आंकड़े देखें तो ये एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग नागपुर में बसे हुए थे। तो क्या ये सोची समझी कोई रणनीति है जिसके तहत लोगों को ला करके यहां बसाया गया है जो अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हैं? जयशंकर जी, ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि कैसे वो आकर के वहाँ पड़े हुए हैं और आरएसएस के मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। आरएसएस तो सेना पर जाकर के लड़ने की तैयारी की बात भी करता रहता है, तो उसको पता करना चाहिए उसका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, कितने वर्षों से वहाँ लोग जमे हुए हैं नागपुर में तो मुख्यालय है आपका। तो ये तो देखिए, असल में ये सब मौसमी बातें हैं पद्मजा। जब भी कभी होता है आतंकवादी हमले होते हैं तो इस तरह की कुछ कुछ बातें उभर कर चली आती हैं। भाई पहलगाम के पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद उस समय क्या हुआ, अब तो ख़त्म ही हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बालाकोट हो गया। पठानकोट में एयरबेस पे हमारे हमला हुआ, हमने पाकिस्तान की आईएसआई को बुला करके दिखाया, घुमाया, हमारी सरकार ने आईएसआई को घुमाया वहाँ पर ले जा करके। उरी में हुआ, उरी में हमला हुआ लगातार। चित्ती सिंहपुरा, जब राष्ट्रपति क्लिंटन जब आया था 2000 में मार्च में, उस समय चित्ती सिंहपुरा कांड हुआ, 36 सिखों को मारा। अभी जब उपराष्ट्रपति बेंस आया, पहलगाम हुआ। और जब हम 26 की गिनती करते हैं तो पता नहीं अब उसमें आदिल हुसैन को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, जिसने एक पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो है कि नहीं हिंदुस्तानियत है, वो कश्मीरियत है कि नहीं है। कश्मीर के लोगों ने जितना पर्यटकों की मदद की, अपने पीठ पे लाद करके लोग जाकर के ले गए। अब ये सब हम नहीं दिखाएंगे, हम टीवी चैनलों पे दिखाएंगे। नहीं, वो तो हम दिखा रहे हैं, पर यहाँ बात कश्मीरी नागरिक की नहीं हो रही है, भारतीय नागरिक की नहीं हो रही है। आप उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं, आप उनको उनके मन में जो भावनाएं पैदा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, पर जयशंकर जी, यहाँ पाकिस्तानी को अगर वापस भेजा जाए तो उनके मन में कोई गलत भावना क्यों पैदा होगी? यहाँ कोई भारतीय नागरिक की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर है कि 10 साल तक कोई अगर नागपुर में आकर के बसा। आप पद्मजा जी इतनी बार आपने बोला है, एक बार कहा क्या उसका नाम लिया आपने, आदिल हुसैन का? मैं इसका जवाब देना लोगों में तो मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। गोलियों से उड़ा दिया, सर में मार दिया, आपने एक बार कहा कि आदिल जवाब देने दीजिए। गोली मारी 26 अगर लोग मरे हैं तो 26 में आदिल मुझे जवाब देने दीजिए। आपने एक बार एक बताया क्या कि वो एक आदमी, एक घुड़सवार जो था, अपने पर्यटक को बचाने के लिए उसे जवाब देने गोली मार दी गई। जयशंकर जी, आपने विषय रख लिया, मैं अपनी बात रख दूं। एक तरफा जो डायलॉग आपने रखा है विषय में, जवाब चैनलों पे जो एक तरफा डायलॉग, चलिए मैं जवाब दे दूं। सर, जहां तक जी मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए ना। जयशंकर जी ने बात रखी है, प्लीज पूरी बात सुनने, फिर उसके बाद आप अपना वक्तव्य रखिए। जब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ ना, बहुत सारे जर्मन क्रिश्चियंस मारे गए। क्या इसका मतलब हॉलोकॉस्ट जूस के खिलाफ नहीं हुआ? ये क्या कुतर्कता करते हैं? ऑफ कोर्स शायद सैयद आदिल हुसैन को मारा गया, पर इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए मारा गया क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम लेकर ये आतंकी आए थे उसके बीच में वो रोड़ा था। और उस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में हिंदू का रहना नामुमकिन है, ये उनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है। कोई इस्लाम को नहीं दोष दे रहा है, कोई सारे मुसलमानों को भी आतंकी नहीं। मैं मुसलमान हूं, भाजपा का प्रवक्ता, पर सवाल यह बनता है कि हिंदू टेरर का लेबल चिपकाने वाले लोग, हिंदू लिंचर, जय श्री राम, युद्ध घोष कहने वाले लोग आज उनके मुंह से नहीं निकल रहे कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस फेलियर, सर प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर का जो आप कह रहे हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम भी इस विषय पर आज चर्चा नहीं चाहते क्योंकि यह विषय नहीं है। आज सबको एक साथ सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना है। ये 10, 15, 20 साल पहले लोग आए हुए हैं जिनके कार्ड बने हुए, किसके जमाने में बने?
किसके जमाने में? अभी तो 80% बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है, आज कोई नहीं आ रहा। ये सब 15-20 साल पहले, इसीलिए हम एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी के साथ है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप ये कह रहे थे ना डोसियर दे दो, ये यूएसए का, हालांकि यूएसए का, सुनिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं विवेक जी, ये यूएसए का अभी का स्टेटमेंट आया डिफेंस सेक्रेटरी का, पढ़ लीजिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। अब पता नहीं ये उसको इंपीरियल पावर मानेंगे या यूएसए का स्टेटमेंट मानेंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आतंक की जननी है, इसके लिए विवेक श्रीवास्तव को डोजियर लेना पड़ेगा। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 11 साल से नागपुर के अंदर अगर 20-30 पाकिस्तानी बसे हुए हैं तो इनकी पहचान पहले नहीं होनी चाहिए थी। हम बार बार बात करते हैं कि दीमक की तरह कुछ अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। बांग्लादेशी छोड़िए, पाकिस्तानी बैठे हुए हमारे देश का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको एक एक करके इसका उदाहरण देता हूं। रोहिंग्या है, रोहिंग्या को हमने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, फिर उनको चिन्हित करके हम लोग डिटेन करके डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई और उस पर रोड़ा अटकाया। आते पाकिस्तानी के विषय पे, जो पाकिस्तानी का आप आधार कार्ड बनाकर 15 साल पहले जा रहे हो, आधार कार्ड तो नहीं, उस समय पे बाकी के घर के कार्ड दे रहे हो, उसको राशन कार्ड दे रहे हो, उसको चिन्हित करने के लिए तो एनआरसी के लिए जरूरत होगी ना। हमने तो दिल्ली में बोला चुनाव में, चलो एनआरसी के लिए तैयार हो, किसने बोला? हाँ, पूछिए इनसे, एनआरसी के लिए तैयार है। जिसके कार्ड बने हुए हैं 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? एनआरसी प्रोसेस से ही किया जाएगा। तो ये क्या एनआरसी के साथ है या नहीं? पूछे जयशंकर जी से, वो जवाब दे दे अगर लेफ्ट और कांग्रेस ना दे पाए। पर आखिरी बात, किसकी गलती है अगर पाकिस्तानी हमारे देश में? गुजरात में अभी ये जो अवैध लोग हैं ना, इनके घर तोड़े जा रहे हैं और उनको भगाया जा रहा है। पीआईएल कांग्रेस इकोसिस्टम लगाती है, कांग्रेस के इकोसिस्टम के पीआईएल को रिजेक्ट किया गुजरात कोर्ट ने, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। जयशंकर जी, नहीं, इसमें हमारे बोलने का क्या है? देखिए, ये भारत सरकार का के ऊपर ओनस है, भारत सरकार। पर वो कह रहे हैं हम जब भी कोशिश करते हैं रास्ते में कोई रोड़ा लगा देता है। सरकार है क्या? स्टेट गवर्नमेंट का है तो। नहीं, वो कह रहे हैं जब भी केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कोशिश ऐसी करती है तो अदालत के जरिए। हम तो सुन रहे हैं कब से कि बांग्लादेशी नागरिकों को निकाल बाहर किया जाएगा, जब चुनाव आएगा बांग्लादेशी शरणार्थियों को बाहर किया जाएगा। हर बार हर चुनाव एनआरसी को रोक दिया, कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे थे एनआरसी से उनको चिन्हित किया जाए और बाहर निकाला जाए। इसी का जवाब दे देता हूं, फिर बुरा दे। बंगाल में किसी का राशन कार्ड बनाए, बीजेपी बनाई, ये अवैध लोगों का, और वहां पे चिन्हित करना है, बंगाल पुलिस बीजेपी को रिपोर्ट करती है। बीएसएफ का 50 किलोमीटर जुरिस्डिक्शन बढ़ाने की बात हुई तो कौन आकर सड़कों पर नाचने लगा? डिबेट अलग दिशा में जा चुकी है। क्या वेस्ट बंगाल पुलिस बैठी हुई है? डिबेट को अलग दिशा में, इसीलिए तो बीएसएफ का पोस्ट बनाने नहीं दे रही है ममता बनर्जी। 450 किलोमीटर फेंसिंग नहीं करने दे रही है। ये ऑफिशियली पार्लियामेंट में बोला गया है। कराते हैं, क्या बात कर रहे हो? ऐसे उड़ के कोई आ रहा था क्या? बीएसएफ घुसपैठ के लोग, भाई आप सेना पे, सीमा पे आप तैनात हैं। बीएसएफ घुसपैठ कराता है, ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। आपके रहते अगर लोग आ जा रहे हैं इस देश में, आप फेंसिंग नहीं करने दे रहे हो और बोल रहे हो बीएसएफ घुसपैठ कराता है। मैं शर्म आती है कि ये विश्लेषक के रूप में बैठे हैं यहाँ। ये अभी भी जो पहलगाम, बीएसएफ के ऊपर आरोप लगा, आपके पास प्रमाण दिखाओ यार, प्रमाण दिखाइए। आप प्रमाण दिखाओ ना। बीएसएफ के ऊपर आपने आरोप कैसे लगा दिया? बीएसएफ पे आरोप कैसे लगाया आपने? 27 घंटे आप बीएसएफ पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? 27 घंटे जो चुप बोले हैं आप मुझे। आप बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाया, आप प्रमाण दीजिए। शांत रहिए, बोलने दीजिएगा कि नहीं? प्रमाण दीजिए, बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने। शांत नहीं रहिएगा, ज्यादा बोलिएगा। फेंसिंग करने नहीं दे रही है ममता बनर्जी, उन पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। पहलगांव में कैसे आ गए 27 घंटा पैदल चलते हुए? 27 घंटा पैदल चलते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से कैसे आ गए? किसने आपको बोला 27 घंटा पैदल? कितने घंटे? कितने? आपको किसने बोला? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहां से है? उड़ के आ गए? आपको कहां से उड़ के आ गए? उड़ के आ गए? ठीक है, क्या बोले? विक्रम सिंह बात कर रहे हैं? विक्रम सिंह जी, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, देखिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड की हैं, क्या इजराइल में एयर टाइट सिक्योरिटी है? क्या अमेरिका में एयर टाइट सिक्योरिटी है? क्या कहीं एयर टाइट कहीं नहीं है? We can do to the extent possible and improve on that. और ये कह रहा है कि बीएसएफ पूरी स्मगलिंग करा रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, ये इससे ज्यादा अनर्गल कोई आरोप हो नहीं सकता है। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है, एक तरफ बीएसएफ की, दूसरी, और अगर बीएसएफ ने पार कर दिया और हम कहते चूंकि आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये किसी कंट्री के लॉ में नहीं है कि हमारे यहाँ अगर बाहर से कोई आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हथियार डाल के सरेंडर कर देंगे, जैसा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं। ये इससे ज्यादा एब्सर्ड, जिसके पास जो संसाधन है, कानूनी जो शक्ति है, उसके अनुरूप कुछ तो कार्रवाई हो, बीएसएफ अपने लेवल पे करे, स्टेट पुलिस अपने करे। लेकिन अगर हम एक दूसरे पे सिर्फ आरोप करेंगे और वो हमारा कर्तव्य है, हम चुप रहे। सीमा की चौकसी का दायित्व वेस्ट बंगाल पुलिस। सुनिए, हम फेंसिंग करना चाह रहे हैं, वो लैंड नहीं देती है, वो जगह नहीं देती है। सुन लीजिए, फेंसिंग नहीं करने देने के बाद जब घुसपैठ अगर हो रही है तो वहां पे आधार कार्ड बनाने का काम इनका है, राशन कार्ड बनाने का काम इनका है, या बंगाल पुलिस को पकड़ के उन लोगों को डिटेन करना काम उनका है।